Okay, now since Werner's theory is done, we have to discuss a new theory called as valence bond theory. ये theory आपने already chemical bonding में जो है पढ़ रखा है, valence bond theory, ठीक है, और also called as VBT. One second. Is this better? अब आ रहा है आवाज? Okay. So now the next thing that we have to study is valence bond theory or VBT. ठीक है. Now this is same as जैसे कि हमने chemical bonding में पढ़ा था. इसमें सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ. ठीक है, इसमें आप सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ. पॉइंट नंबर 1, रेडी? ठीक है, फिर आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ. पॉइंट नंबर 1, द सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम provides required number, provides required number of orbitals, orbitals, provides required number of orbitals for ligands, for ligands to form coordinate, coordinate bonds. लिखा क्या? ठीक है, ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल्स जो है दीज आर वेकेंट ऑर्बिटल्स, these are vacant orbitals that hybridize, vacant orbitals that hybridize. फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, अब देखो ये पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, ये पार्ट आपको ऑलरेडी आता है. अगर स्टेरिक नंबर अगर आपको कुछ दिया हुआ है, आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है एंड आपको ऑलरेडी शेप जो है वो भी आता ही है. ठीक है, इफ लेट्स से द स्टेरिक नंबर इज 2, ठीक है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट sp एंड सॉरी sp, ठीक है, एंड द शेप इज करेक्ट लीनियर. इसके अलावा इफ स्टेरिक नंबर इज 3, hybridization is sp2, shape is trigonal planar. if it is 4, ठीक है, if it is 4 तो फिर ना, अब जब यहाँ पे 4 है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अभी के लिए आप लिखते जाओ, ये पॉसिबिलिटी जो हम आगे डिस्कस करेंगे. एक sp3 तो आपको ऑलरेडी पता है एंड sp3 में शेप इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, देयर इज वन मोर कॉल्ड एज dsp2. ठीक है, dsp2 हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में ही. सो इन केस ऑफ dsp2 द शेप इज स्क्वायर प्लेनर, द शेप इज स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, लिखते जाओ. दिस इज आल्सो इन केस ऑफ 4. ठीक है, दिस इज आल्सो इन केस ऑफ 4. नाउ इन केस ऑफ 5 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? करेक्ट, sp3d. ठीक है, sp3d एंड यहाँ पे द शेप इज the shape is correct, trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal. ठीक है, and in case of 6 it is, in case of 6 correct, in case of 6 जो है आपको ऑलरेडी पता है sp3d2. ठीक है, बट देयर इज वन मोर केस वी विल बी डिस्कसिंग, d2sp3. ठीक है, ये वाला हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड इन दोनों का ही शेप जो है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट करो.
सॉरी, एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया। 5 के केस में DSP3 भी होता है, ठीक है। 5 के केस में DSP3 भी होता है एंड इसका शेप भी ट्रायंगल बाइपिरामिडल ही होता है, ठीक है, वो छूट गया। कंप्लीट हो गया क्या यहाँ तक? यहाँ तक सभी का कंप्लीट? देयर इज समवन विद द नेम रेडमी, ठीक है, फटाफट अपना रीनेम करो। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में जो कुछ जो एक दो का नाम है DSP2, DSP3 या D2SP3, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इनर डी कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। दीज आर कॉल्ड एज इनर डी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये क्या था भाई, DSP2, ठीक है। एंड जहां पर आपको दिया गया है sp3d एंड sp3d2, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां तक पहले आप कॉपी कर लो। एक और बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेडमी जो भी है फटाफट अपने आप को रीनेम करो। यहाँ तक कॉपी कर लिया? ठीक है, ये कौन सा था? ये सेकंड पॉइंट था मेरे ख्याल से। सेकंड पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ, जैसे यहाँ पे स्टेरिक नंबर है ना, स्टेरिक नंबर इज सेम एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर इज सेम एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6, the magnetic moment, the magnetic moment is necessary to determine the hybridization of the structure, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप कंप्लीट करो। कंप्लीट। हाँ, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या जहां पे अभी हम पढ़ेंगे, वहां पे स्टेरिक नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग जो है वो सेम ही है, या स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यूज कर सकते हो। यहां तक कंप्लीट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सिंस the electron density since the electron density on metal is on metal, ठीक है, this is metal, on metal is high, it has
a tendency, it has a tendency to form back bonds. It has a tendency to form back bonds with ligands. It has a tendency to form back bonds with ligands. Okay, the ligands which are able to accept these back bonds effectively are called as pi acids और पाई एक्सेप्टर्स. अभी आप लिखते जाओ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको एक साथ समझ में आएंगे. और पाई एक्सेप्टर्स, the most common example of such a ligand is CO, carbonyl. ठीक है, it forms a very stable back bond. It forms a very stable back bond due to syner m नहीं pi due to synergy. It forms a very stable back bond due to synergy and accepts electron in its pi anti-bonding orbital. लिख लो. कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक? सिनर्जी, यस, ड्यू टू सिनर्जी. ठीक है, एनर्जी के जगह सिनर्जी. अच्छा, ये सिनर्जी हो गई. एक सेकेंड, SYNERGY. ठीक है, ड्यू टू सिनर्जी एंड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, फिर इसी पॉइंट में एक और कंटिन्यू हो रहा है. The bond order, ठीक है, of metal carbonyl is greater than 1 and CO in carbonyl is less than 3. ठीक है, ये पॉइंट आपको काफी आगे समझ में आएगा. अभी के लिए तो आप इसको लिखते रहो. यहाँ तक कंप्लीट. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स की ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल्स. आपके पास है एक एग्जांपल है FeCl6 4 माइनस. ठीक है, एंड हम आगे देखेंगे एग्जांपल FeCN6 4 माइनस. ठीक है, बट फर्स्ट लेट्स सी दिस एग्जांपल. ठीक है,
हमें क्या निकालना है, हमें इस चीज का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। एंड आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज नॉन जीरो। अब सबसे पहले आप इसी स्ट्रक्चर को ही देखो, ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको हम आगे देखते हैं ना। FeCl6 4 माइनस, तो यहाँ पे Fe पे चार्ज कितना होगा बताओ, Fe पे चार्ज कितना आएगा, करेक्ट, Fe पे चार्ज आएगा +2, ठीक है। नाउ सबसे पहले Fe, ओनली Fe, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिर्फ Fe, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ, करेक्ट, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d64s2, ठीक है। तो अगर Fe2+ बनाए तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बताओ, करेक्ट, यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4s2 से निकलेगा, ठीक है, हमेशा आउटर मोस्ट से निकलता है, तो यानी कि Fe2+, यानी कि आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बचेगा 3d6। इज दिस क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आया ना, ठीक है। आप एग्जैक्टली सेम तरीके से ही बनाते जाओ, ठीक है, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे एग्जैक्टली सेम तरीके से भी आप नोट डाउन करो नाउ। सो अगर आप Fe2+ बना रहे हो, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 3d, यहाँ पे आएगा 4s, यहाँ पे आएगा 4p एंड यहाँ पे आएगा 4d। सो 3d में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, 4s में 8, 4p में 3 एंड 4d में 5, 1 2 3 4, फिर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब यहाँ पे देखो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली 3d6, ठीक है। सो 3d6 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यस और नो, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपको Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज एग्जैक्टली सेम एज स्टेरिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज एग्जैक्टली सेम एज स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे है स्टेरिक नंबर 6, यानी कि आपको चाहिए 6 ऑर्बिटल, ठीक है। तो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कहां से अवेलेबल है, अगर आप इस डायरेक्शन से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कहां से अवेलेबल है, 4s से अवेलेबल है। 4s से आपको 6 चाहिए, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे FeCl6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। इज दिस क्लियर, ये वाला एग्जांपल सभी को क्लियर हुआ। ये वाला आप पहले कंप्लीट करो, फिर हम FeCl6 स्टार्ट करेंगे, पहले आप ये वाला कंप्लीट करो। एग्जैक्टली जैसे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। देखो जिसको समझ में नहीं आया, अच्छा चलो मैं इसको स्टेप्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4 एंड दिस इज स्टेप 5। कहां से बताओ, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, कुछ नहीं, बस आपने Fe का जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है। Fe का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। Fe+2 क्या है, 3d6 है, तो 3d6 का स्ट्रक्चर कैसा था, 3d6 कुछ इस तरह से आएगा। 3d में तो 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। 3d6 इज दिस 1 2 3 4 4 5 एंड 6 वाला जो है वो फर्स्ट के साथ पेयर अप होगा, ठीक है। 4s2 जो है वो वेकेंट है, वाई, बिकॉज दिस इज 4s0 4p0 4d0, तो 4s0 4p0 4d0, ठीक है। अब आपको ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, यहाँ पे स्टेरिक नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कहां से आएगा, 4s से आएगा, ठीक है। तो 4s 4p एंड 4d, ये मिला के आपको मिलते हैं 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसलिए योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। इज दिस क्लियर, ठीक है। वी विल टेक अनदर एग्जांपल। ये वाला सभी का कंप्लीट हुआ क्या, कंप्लीट कर लो, करेक्ट। जितना स्टेरिक नंबर है आपको उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। ये तो नॉर्मल है, जैसे कि
जैसे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में किया था, अगर आप sp केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ डिफरेंस क्या था कि वहां पे हम कोवलेंट बॉन्ड्स करते थे, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हो। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या था, वहां पे आपको अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे आपको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक, ये एग्जांपल से व्यू क्लियर हुआ क्या? ओके, नाउ सो इफ दिस एग्जांपल इज डन, विल स्टार्ट विद दिस वन। ठीक है, अब इस एग्जांपल में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। आपने 3D यहाँ पे कंबाइन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे 3D में वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, 3D में वेकेंट ऑर्बिटल होता तब जाके आप इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, बट राइट नाउ 3D डज नॉट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल। नाउ in the second case, in case of FeCN6, this has been given to you। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि म्यू इज इक्वल टू 0, ये इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, सो लुक एट FeCN6 4 माइनस। अगेन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, गिवन म्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे Fe इज 4s2 3d6। यहाँ पे Fe पे चार्ज कितना है बताओ? यहाँ पे Fe पे चार्ज इज, करेक्ट, यहाँ पे अगेन Fe पे चार्ज इज +2, तो यहाँ पर भी आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d6 4s0, ये आएगा। ठीक है, नाउ अगेन अगर आप अगेन Fe2+2 बना रहे हो, तो यानी कि सेम चीज देखो, सबसे पहले आपका आएगा 3d6, ठीक है, फिर आपका आएगा 4s, फिर आएगा 4p, 1 2 3 4, so 4s 4p and 4d। ठीक है, एंड दिस इज 3d 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास है सेम 3d6, सो इट शुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब लेकिन इस केस में देखो प्रॉब्लम क्या है, पिछले वाले केस में जो था वहां पे आपको दिया गया था कि म्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपके पास कुछ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको म्यू जो है वो इक्वल टू 0 दे दिया गया है, यानी कि अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? करेक्ट, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 0, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कितने? 4 है। ठीक है, तो ऐसे में अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है, इनको आपको पेयर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करता हूं, ठीक है, तो देखो मेरा स्ट्रक्चर कैसा आता है। सो दिस 3d6 कन्वर्ट्स टू, मेरे पास यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी को पेयर अप करूं तो कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होंगे? करेक्ट, 3 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑल पेयर्ड अप, तो 3 ऑर्बिटल्स। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यों होता है दिस वी विल एक्सप्लेन लेटर, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही देखो कि वो चीज जो है वो पेयर अप हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं, ठीक है, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव पेयर्ड अप, व्हाई? बिकॉज़ म्यू इज इक्वल टू 0, ये आपको करना ही है, ये आपको करना ही है। ठीक है, नाउ इफ इन दिस केस म्यू इज इक्वल टू 0, एंड अभी भी यहां पे अगर आप देखोगे स्टेरिक नंबर कितना है? स्टेरिक नंबर 6 है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब मेरे पास जो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब जो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ? करेक्ट, अगर मैं यहां से जाऊं तो जो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल है वो 3d से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे कितने चाहिए? 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो अब इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज D2sp3। ठीक है, ध्यान दो
यहाँ पर आपका sp3d2 क्यों था, बिकॉज दिस वाज 4s 4p एंड 4d, ठीक है। बट यहाँ पे आपने d2sp3 क्यों किया, बिकॉज दिस इज 3d 4s एंड 4p, ठीक है। सो विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज आउटर d कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वेयर एज दिस इज कॉल्ड एज इनर d कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज इनर d कॉम्प्लेक्स। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक इनर d ऑर्बिटल है जो कि इन्वॉल्व है। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो आप यहां तक। दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल नहीं आएगा, ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं है वो हम आगे देखेंगे। अरे 6 वेकेंट ऑर्बिटल आप इसलिए ले रहे हो ना, क्योंकि आपको 6 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, इसलिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल। हर यहाँ पे हर एक केस में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि ए जो है वो बी को 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो सामने वाले का ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वन ऑफ देम मस्ट हैव अ फुली फिल्ड ऑर्बिटल, द अदर मस्ट हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करो, ठीक है। दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करो। सो आपको दिया गया है NiCl4 2 माइनस, ठीक है। आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि इन दिस केस द वैल्यू ऑफ म्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक और एग्जांपल NiCN4 2 माइनस, यहां पर आपको दे दिया गया है म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लो, आप ट्राई करो NiCO4, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है। आपको यहाँ पे दे दिया गया है म्यू इज इक्वल टू 0। आप पहले ये दोनों ट्राई करो, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाए आप ये वाला स्टार्ट कर सकते हो, बट ये वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कंप्लीट दीज टू, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन। ट्राई करो, ठीक है। एग्जैक्ट सेम मेथड, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, फिर स्टेरिक नंबर के हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है। ट्राई करो, एग्जैक्टली सेम चीज है।
ओके, सो मुझे लग रहा है फर्स्ट एंड सेकंड लगभग सबसे हो ही गया है। थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड वाला स्लाइटली ट्रिकी है बट आपको समझ में आ जाएगा। चलो लेट्स फर्स्ट चेक द फर्स्ट टू। फर्स्ट दो तो मेरे ख्याल से सभी का कंप्लीट हो गया, फर्स्ट दो तो चेक कर ही सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सो NiCl4, ऑब्वियसली यहाँ पे निकल जो है, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे बीच में रोक देना, बट मैं ये फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। सो निकल जो है ऑब्वियसली यहाँ पे +2 स्टेट में है, निकल यहाँ पे भी जो है निकल यहाँ पे भी +2 स्टेट में है। सो हियर आयरन कोबाल्ट निकल, सो यहाँ पे निकल आएगा 3d8, यहाँ पे निकल आएगा 3d8, सेम ही है बेसिकली, ठीक है ना। इन दिस पर्टिकुलर केस 1 2 3 4 whatever, ठीक है, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p, दिस इज 4d, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया 3d8, म्यू इज ग्रेटर देन 0, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि आपको म्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो यहाँ पे अब आप इसको और पेयर अप नहीं करोगे। एंड अगर आप इसको पेयर अप नहीं करते हो, द कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टेरिक नंबर इज 4, तो मुझे चाहिए 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स। द फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है, तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पर आपका HPD जो है वो आ जाएगा sp3। एंड ऑब्वियसली अगर sp3 आ गया तो फिर इस स्ट्रक्चर का शेप क्या आएगा बताओ, या इस मॉलिक्यूल का शेप क्या आएगा? अगर sp3 है तो क्या आएगा? करेक्ट, सो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा टेट्राहेड्रल। इज दिस क्लियर सो फार? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि आपको म्यू जो है 0 दे दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा कि यहाँ पे यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑल पेयर्ड अप, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल दे ऑक्यूपाई? करेक्ट, 4, ठीक है, सो 1 2 3 4, ये फिर आपका आया S, ये आपका आया P, सो दिस इज 3D, दिस इज 4S, दिस इज 4P, फर्स्ट ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आएगा DsP2, ठीक है। एंड DsP2 में हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा है या शेप क्या लिखा है? करेक्ट, सो हियर इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। यहां तक सभी को समझ में आया? एंड आई थिंक यहां तक तो सभी ने करेक्ट किया ही है। इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट। Okay, so now let's look at the last one, NiCO4। so NiCO4 में देखो क्या है, NiCO4 में एटलीस्ट आप लोग यहाँ तक तो पहुंच ही गए होगे। सो NiCO4, यहाँ पे निकल जो है ऑब्वियसली न्यूट्रल है, ठीक है, निकल डज नॉट कैरी एनी चार्ज हियर, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d8 4s2, ठीक है। एंड अगर आप 3d8 4s2 कर रहे हो, आपको म्यू जो है इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। So in this case, your orbital diagram should be something like this. एक और 4s, 4p and 4d, whatever. ठीक है, so this is 3d, 4s, 4p, 4d. So यहाँ पे mu 0 है, obviously all of them should be paired up. 8 electrons अगर आप pair up करोगे तो वो कितने orbitals occupy करेगा? 4, so 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4s2, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको देखता हूं, तो फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट नेक्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कहां पे आ रहा है? वो तो यहां पे आ रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो इस स्ट्रक्चर पे क्या है कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आना चाहिए, वो DP3 आना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा तो हमने ऊपर टेबल में कुछ भी नहीं लिखा। एंड अगेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा इट हैज बीन सीन दैट कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आता है टेट्राहेड्रल। एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या पता चला है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आता है टेट्राहेड्रल। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, तो फिर टेट्राहेड्रल होने पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, करेक्ट, sp3 होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज sp3 कैसे शो करता है कि यहाँ पे 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये जो है ये शिफ्ट होके यहाँ पे चल जा रहा है, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वीकेंड ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 4s जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चल जाता है। सो नाउ इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब देखो 4s जो है वो वेकेंट, 4p जो है वो वेकेंट, 3d ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3d में शिफ्ट हो गया। सो दिस इज 4s, दिस इज 4p। अब आपका फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है, 4s से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो नाउ योर हाइब्रिडेशन इज नाउ sp3, ठीक है। यहाँ पे विदाउट द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन, विदाउट द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे म्यू 0 है एंड स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है, उसके बिना आप ये इंफॉर्मेशन जो है या ये चीज जो है वो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो इन केस ऑफ VBT, इन केस ऑफ VBT a lot of experimental information is required, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करो। कंप्लीट हुआ क्या? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है कि ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बस मूव करते हैं, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन में आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो गिवन नहीं होगा। अभी जब मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल आना चाहिए, या अगर यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे एंड दी हाइब्रिडेशन शुड बी sp3। अब ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से याद होना चाहिए। यहाँ तक सभी या कंप्लीट? आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर सो फार? ठीक है, एक और जो पॉइंट है, जो आपका कार्बोनिल वाला जो पॉइंट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो वाला पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो वाला आगे डिस्कस होगा। यस, आगे भी अगर आपका ऐसा कोई केस आता है तो वहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम थ्योरी को जो है मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नाउ, so now the next thing that we have to look at is disadvantages of VBT. Disadvantages of VBT, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज आपको क्या दिख रहा है बताओ, आप अपने ही जो हमने इतने एग्जाम्पल किए उसके ऑब्जर्वेशन से आपको फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या लगा बताओ। करेक्ट, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कि आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, ठीक है। और द इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, द इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट is required is required to predict is required to predict the hybridization, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट करो।
क्लियर? ठीक है, अगेन VBT doesn't explain why some coordination compounds show color. Doesn't explain why some coordination compounds show color. ठीक है, third point, doesn't explain strong field ligand. Doesn't explain strong field ligand and weak field ligand. ठीक है, ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Doesn't explain strong field ligand and weak field ligand. कंप्लीट करो. Is this done? ठीक है. So VBT theory is complete. VBT theory is complete. We have to move on to the next theory. Now, the next theory is called as crystal field theory. ठीक है, तो आप हेडिंग डालो crystal field theory or also called as CFT. The next is crystal field theory or CFT. Start करें. ओके, सो अगेन यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखना है. ठीक है, तो आप लिखते जाओ. पॉइंट नंबर 1, CFT was developed for solid state. CFT was developed for solid state. ठीक है, point number 2, and very important point, in CFT it is assumed that central metal atom and ligand interaction are purely ionic in nature. This is a very important point. Why is this a very important point? अभी तक हम पहले जो भी डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे मेटल और लाइगेंड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड था? अभी तक इससे पहले हम जितने भी थ्योरी डिस्कस करते आए हैं वहां पे हर केस में बिटवीन द मेटल एंड द लाइगेंड देयर वाज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, और अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, बट इन दिस थ्योरी the one of the most important points is that यहाँ पे metal atom and ligand के बीच में जो interaction है that is not covalent in nature, that is ionic in nature. ठीक है, this is the first and the most important assumption, is purely ionic in nature. Point number 3, central metal atom and ligands are treated as point charges. Point number 4, the d orbitals of central metal atom are degenerate. Degenerate का मतलब क्या है बताओ? ये चीज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था. What is the meaning of degenerate in case of orbitals? Correct, degenerate का मतलब होता है exactly same energy. ठीक है, so the d orbitals of central metal atom are degenerate in the absence of ligands. यहां तक फटाफट कंप्लीट करो.
यहां तक लिख लिया? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, द d orbitals, the d orbitals maintain their degeneracy in a spherically ये आपको आगे समझ में आएगा, in a spherically symmetric field. The d orbitals maintain their degeneracy in a spherically symmetrical field. However, in an asymmetric field, the degeneracy is lifted. The degeneracy is lifted. Point number 6. The d orbitals facing greater repulsion have higher energy. अभी डिस्कस करेंगे हम. Have higher energy. Point number 5 का last word is lifted. The degeneracy is lifted. Lifted. क्या सभी ने पॉइंट्स लिख ले? यहां तक सभी है कंप्लीट? ओके, सो नाउ अभी आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लिखो मत, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप पहले समझो ना. अगर आप d ऑर्बिटल्स का शेप देखते हो, आप सभी को याद होगा, ठीक है? सो इफ लेट्स से इफ आई ड्रॉ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इफ आई ड्रॉ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो दिस इज x, दिस इज y, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है? इफ आई ड्रॉ लेट्स से dz स्क्वायर, तो ये आपका आया z एक्सिस, ठीक है? इफ आई ड्रॉ लेट्स से dxy, ये अभी आपको लिखने की जरूरत है, पहले आप समझते जाओ. अगर आप dxy बना रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एंड देन यू हैव dyz, ठीक है? ऑब्वियसली इससे अच्छा बनेगा बट व्हाटएवर, ठीक है? एंड देन यू हैव dxz, ठीक है? ये कुछ इस तरह से डायग्राम आता है, यस और नो? ठीक है, तो यानी कि अगर आप इन सभी को एक कॉमन डायग्राम में ड्रॉ करते हो, ठीक है? इफ यू ड्रॉ ऑल ऑफ दीज इन अ कॉमन डायग्राम, ऑब्वियसली देखो मैं आप इसको पूरा तो नहीं बनाने वाला, बट आपको रफली समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है? तो आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वो तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है? आपका dz स्क्वायर जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? इन एडिशन आपके पास dxy है, xy जो है वो आपका बिटवीन दी एक्सिस आएगा, ठीक है? देन यू हैव dyz आल्सो बिटवीन दी एक्सिस, एंड देन यू हैव xz आल्सो बिटवीन दी एक्सिस. सो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर आप सारे d ऑर्बिटल्स को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करोगे, तो उसका मतलब क्या है कि सारे स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल आएंगे, ठीक है? देयर विल बी सम d ऑर्बिटल्स व्हिच आर पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है? There are some d orbitals which are pointing in between the axis. Yes or no? Yes or no? ठीक है? अब देखो, now we have to only establish one more point कि अगर सपोज करो this is your coordinate axis, this is your x axis, ठीक है? This is your y axis. सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? Now there are 3 electrons present. This is electron 1,
this is electron 2 and this is electron 3. ठीक है, so इस इलेक्ट्रॉन का कोई भी नाम नहीं है, this is electron 1, this is electron 2, this is electron 3. ठीक है, so out of electron 1 2 3, out of electron 1 2 3, which is going to face the maximum repulsion from this electron, which is going to face the maximum repulsion from the electron on the right. Obviously electron 2 जो है वो maximum repulsion face करेगा. ठीक है, why? Because it is the closest. हाँ ना? Yes or no? Because it is the closest. ठीक है, now let's take one more example. ठीक है, same चीज. यहाँ पे you have electron 5, यहाँ पे you have electron, this is electron 6. ठीक है, and then यहाँ पे you have electron 7. ठीक है, now again between electron 5 6 and 7, यहाँ पे again सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा फेस करेगा? Obviously 6. Why? Because again it is the closest. ठीक है, now let's take another example. अच्छा, one more thing. अगर आप इलेक्ट्रॉन 1 2 3 को ही अगर आप लिख रहे हो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन में, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन इज बीइंग फेल्ट बाय, करेक्ट, E2 is facing maximum repulsion followed by करेक्ट E1 and E3 जो है वो इक्वल रिपल्शन फेस कर रहे हैं. ठीक है, वी विल यूज दिस पॉइंट. अच्छा, अब देखो इसके अलावा नाउ वन मोर थिंग. ठीक है, इसके अलावा देखो अब एक और पॉइंट क्या है कि अगर सपोज करो इसका ऑपोजिट केस होता. ऑपोजिट केस कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो यू हैव इलेक्ट्रॉन 1, you have electron 2 and you have electron 3. ठीक है, now in this case the electron was approaching along the axis. ठीक है, but what about if the electrons are not approaching along the axis? What about if they are approaching from between the axis? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था that was on the axis, but if rather this electron is between the axis. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्रोच कर रहा है. ठीक है, सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है. अब यहाँ पे बिटवीन इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अभी आप मेरे को सिर्फ 1 and 2 के बीच में बताओ, बिटवीन इलेक्ट्रॉन 1 and 2 नाउ व्हिच इज फेसिंग ग्रेटर रिपल्शन? ऑब्वियसली 1 जो है वो ग्रेटर रिपल्शन फेस कर रहा है. ठीक है, 1 and 3 जो है वो बराबर आएगा. 1 and 3 जो है वो बराबर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर भी एक और इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर अप्रोचिंग सिमेट्रिकली कैसे, ये आपको आगे समझ में आएगा. बट फिलहाल के लिए आपको क्या पॉइंट समझना है कि अगर अलोंग द एक्सिस है तो द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अलोंग द एक्सिस फेसेस ग्रेटर रिपल्शन. ठीक है, अगर बिटवीन द एक्सिस है तो इलेक्ट्रॉन व्हिच इज बिटवीन द एक्सिस विल फेस ग्रेटर रिपल्शन. क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? अलोंग द एक्सिस तो अलोंग ग्रेटर रिपल्शन, बिटवीन द एक्सिस तो बिटवीन जो है वो ग्रेटर रिपल्शन. ठीक है, वी विल यूज दिस नाउ. ठीक है, नाउ अगेन in particularly CFT we will be discussing the coordination number 4 and coordination number 6 only. ठीक है, हम CFT में सिर्फ coordination number 4 and coordination number 6 ही डिस्कस करेंगे. उसमें भी देखो हम पहले coordination number 6 डिस्कस करते हैं because that is much easier. Now if the coordination number is 6, so how many ligands are approaching? Correct. Now if the coordination number is 6, that is assumed that 6 ligands are, it is assumed there will be 6 ligands that are approaching. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. ठीक है, अजम्पशन क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है दैट इज एट द ओरिजिन, सेंट्रल मेटल एटम इज एट द ओरिजिन एंड डी ऑर्बिटल्स जो है जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स है उसी तरह से वो एक्सिस में प्रेजेंट है. यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डी जेड स्क्वायर जो है वो यहाँ पे होगा, डी एक्स वाई एज इन बिटवीन एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर 6 लाइगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट दे आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस. अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या हुआ? लाइगेंड 1 जो है वो प्लस एक्स से अप्रोच कर रहा है, लाइगेंड 2 जो है वो माइनस एक्स से अप्रोच कर रहा है, लाइगेंड 3 जो है वो प्लस वाई से, लाइगेंड 4 जो है वो माइनस वाई से, लाइगेंड 5 जो है वो प्लस जेड से एंड लाइगेंड 6 जो है वो माइनस जेड से.
तो अब ये जो है ये सिमेट्रिकल तरीके से अप्रोच करेगा। इन एडिशन 6 लाइगेंड्स ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है। यस और नो? ठीक है, नाउ नाउ ध्यान दो। ठीक है, अब देखो आपको सारे ऑर्बिटल्स जो है वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, फिर आपका डी एक्स वाई जो कि इन बिटवीन आता है। ठीक है, नाउ लुकिंग एट दिस अप्रोच, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स क्लोजर टू दिस होगा या जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होगा वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा। यस और नो? ठीक है, नाउ आउट ऑफ ऑल ऑफ द डी ऑर्बिटल्स which orbitals will face greatest repulsion? करेक्ट, एक तो आपका आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज दोज आर अलोंग द एक्सिस, एंड द अदर वन वुड बी डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि आपके लाइगेंड्स है जो कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो दोज ऑर्बिटल्स व्हिच आर अलोंग द एक्सिस विल फेस ग्रेटेस्ट रिपल्शन। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस कौन सा हुआ? एक तो आपका डी जेड स्क्वायर हुआ, दूसरा कौन सा हुआ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ। दीज विल फेस अ ग्रेटेस्ट रिपल्शन, एंड जो बाकी तीन ऑर्बिटल्स है, बाकी तीन पे तो इक्वल रिपल्शन आएगा। यस और नो? ठीक है, तो अब देखो, अब आप चाहे तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो, एंटायरली अप टू यू। ठीक है, आप बना सकते हो, छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। When the coordination number is 6, the ligands all approach along the axis. Now, because the ligands all approach along the axis, the orbitals which are along the axis face greatest repulsion. तो अब देखो आपका इनिशियली डी ऑर्बिटल्स जो कि डी जेनरेट थे का मतलब क्या हुआ? जिनका की इनिशियली एनर्जी जो है सबका बराबर था। ठीक है, बट नाउ दीज आर नो लॉन्गर डीजेनरेट। इनिशियली ऑल ऑफ दीज वर डीजेनरेट, हैड सेम एनर्जी, बट अब जिसका मैक्सिमम रिपल्शन है उसका मैक्सिमम एनर्जी आएगा, तो यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स जो है ये मैक्सिमम रिपल्शन फेस करेंगे, तो इनका एनर्जी का इंक्रीमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, बाकी के तीन जो है वो इससे कम फेस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका एनर्जी का इंक्रीमेंट जो है वो कम होगा। सो दीज टू ऑर्बिटल्स आर एट अ हायर एनर्जी लेवल देन दीज थ्री ऑर्बिटल्स। यहाँ पे ये तीन कौन सा हो गया? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ठीक है, these two orbitals collectively are called as EG. These three orbitals collectively are called as T2G. T2G। ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, जहां पर CFT में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो आपका डी ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरह से स्प्लिट होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो है वो इस तरह से स्प्लिट होता है। ये जो है वो हाईएस्ट, देन ये जो है ये इन बिटवीन। दिस इज व्हेन देयर आर नो लाइगेंड्स। कंप्लीट कर लो पहले। कौन सा फिगर? कुछ भी नहीं है इस डायग्राम में। हाँ, डी वाई द केस। इन तीनों ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं T2G। इन दोनों ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं EG। तो यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ। ठीक है, so we'll stop here. We will continue right from here in the next class.